बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि 10 अक्टूबर को जो DGISPR हमारे नाम नहाद यानी स्मार्ट DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन पर लोगों, PTI रहनुमाओं और सहाफ़ियों का क्या रद्द अमल है। पहला बयान, DGISPR ने जैसे ही फरमाया कि वो सूबाई हुकूमत हमें कबूल नहीं जो दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन में हमारी हिमायत न करे। सिर्फ ये बयान आना ही था कि इमरान रियाज जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक हैं, उसका बयान आया और उसकी दानिश क्या कहती है कि एक फौजी ऑफिसर की ये क्या जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो अवाम की मुंतखब की हुई किसी भी हुकूमत को कबूल न करने की बात करे। ये गैर आईनी बयान है जिसकी सियासतदानों, सहाफ़ियों, वकला समेत मुआशरे के तमाम तबकात को माजरत करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वकार मलिक साहब, जो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और मंजे हुए सहाफ़ी हैं और क्लियर कट बात करते हैं। उन्होंने कहा, हमें वो जर्नल कबूल नहीं जो पाकिस्तान के आइन को रौंदते हैं और अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं। उसके बाद एक मुमताज़ भट्टी PTI रहनुमा है, उन्होंने फरमाया, हमें कबूल नहीं उसका क्या मतलब है? आप कौन हैं? आप कहते हैं आप रियासत नहीं, आप सियासत नहीं, ना आपका सियासत से ताल्लुक है, तो फिर कबूलियत का सर्टिफिकेट का ठेका क्यों लेते हैं? उसके बाद आते हैं कि असदपुर ने बहुत ही अच्छा तजिया किया है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। DGISPR कैसे एक सियासी हुकूमत को टारगेट कर सकते हैं? इमरान खान यही चाहते थे कि DGISPR इमरान खान की बिछाई हुई फंदे बसात में आ ही गए। इमरान खान पाकिस्तान को यही दिखाना चाहते थे कि उनके साथ और उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है और अवाम का मैंडेट नहीं माना जा रहा, वो इमरान खान का इल्ज़ाम माजरत के साथ फौज यानी जर्नल हैं। और DGISPR ने आज ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाकर ये साबित किया कि जो कुछ भी इमरान खान के साथ और इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यही जर्नल कर रहे हैं। और इसका इकरार जुर्म DGISPR ने आज किया। एक बहुत ही अच्छा तजिया पेश किया है। उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छे व्लॉगर भी हैं। अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के बारे में होती तो हम समझते ये दहशतगर्दी के बारे में संजीदा है, लेकिन ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी थी। यानी 2015 में शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया कि तालिबान हमारे भाई हैं, पंजाब में दहशतगर्दी न करें, उस बयान का जिम्मेदार इमरान खान था क्या? इमरान खान का 2001 से लेकर आज तक एक ही मौक़िफ़ है कि मामलात बातचीत से हल करें, जिसको ये कहते हैं कि तालिबान से बातचीत नहीं, लेकिन इसराइल से बातचीत हो सकती है, इंडिया से बातचीत हो सकती है, दुनिया के किसी और ममालिक से बातचीत हो सकती है, लेकिन तालिबान यानी TTP के साथ नहीं हो सकती। तो मुझे ये बताएं, एहसानुल्लाह एहसान को इमरान खान ने रिहा किया था? APS में मुल्ला सफरात को सज़ा न देने में भी इमरान खान का कसूर था? ये शहजाद अकबर साहब ने एक सवाल उठाया है। उसके बाद दूसरा शहजाद अकबर ने फरमाया कि 2021 में जब ये इमरान खान के पास आए कि हमारे ऊपर अफगान हुकूमत का बहुत प्रेशर है, यानी TTP वालों को वापस पाकिस्तान ले जाए, मैं उन तमाम मीटिंग्स में शरीक रहा। इमरान खान शहबाज शरीफ नहीं था कि हर बार उसने कहा, पख्तूनख्वा में मेरे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हम हर जायज़ काम में सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये मामला उनकी मुशावरत के बगैर नहीं होगा। यानी उस वक्त के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, यानी मुराद सईद और दीगर अरकाम। उसके बाद शहबाज गिल साहब ने भी बहुत अच्छा तजिया किया कि आपने कल रिटायर्ड होना है, DG साहब को मुखातिब होकर कहा। फिर फैज़ हमीद साहब की तरह दुनिया नया आर्मी चीफ आकर आपका कोर्ट मार्शल कर रहा होगा, आपकी पॉलिसियों पर, जैसा आज आप फैज़ हमीद के साथ कर रहे हैं, और आप चले हैं कबूल या ना कबूल करने की बात पर। आप यूनिफॉर्म में हैं, ये हक आपको किसने दिया है? आप कबूल करें या ना करें, ये हक सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम का है, यानी जमहूर का है। उसके बाद खुर्रम ज़ीशान साहब ने फरमाया, जो कि एक तगड़े रहनुमा है PTI के, 90% अवाम जो कि खान साहब के साथ है, आज उन सब को दहशतगर्द के कर चला गया। एक वर्दी वाला, अमेरिका का एक गुलाम, रियासत का एक अदना मुलाजिम रियासत के मालिकों को तड़ियाँ लगा कर चला गया। इस जुर्म की माफ़ी कभी भी नहीं हो सकती और ना ही हम माफ़ करेंगे। उसके बाद दूसरा रिएक्ट साबिर भाई की तरफ से आया, जो साबिर शाकिर बहुत पंजे हुए और बहुत सीनियर तजिया निगार हैं, एंकर पर्सन है। अच्छा, यहाँ पर DGISPR ने फरमाया था कि झूठ और गलाजत से भरी हुई सियासत से हमें अपने आप को दूर करना चाहिए। यहाँ पे साबिर शाकिर साहब ने बहुत ही तंजिया अंदाज में ट्वीट किया कि जी नून और PP से तंग आ गए हैं क्या? आपका तो मस्कन ही उसके अंदर है यानी आप नून और PP की जो भी पार्टी है, उनका आपका मकसद उन्हीं में है। अब उनको कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि गंदगी गलाजत से भरी सियासत तो सिर्फ उन्हीं की है, लेकिन बेशर्म आदमी है, इसे कौन समझाए। अच्छा, अहमद दुरानी का ट्वीट आखिर में
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पेशावर में हुई आज की फौजी तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशावर के सहाफ़ियों की जानिब से DGISPR से पेशावराना और गैर पेशावराना सवाल पूछे जाने के बाद पंजाब के कुछ नाम नेहाद वकीलों को ये एहसास तो हुआ होगा कि उन्हें बेगैरतों क्यों कहा जाता है। यह अब एहसास भी नहीं होता। यानी जो बात सुन सुनकर इंसान आदी हो जाए तो उनको क्या एहसास होगा। अहमद दुरानी साहब, अल्लाह करे कि हो जाए आपकी बात सच हो। आगे आइए आज मुराद सईद की बात करते हैं। जो मुराद सईद ने एक उम्दा ट्वीट किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और पूरे हकाइक सामने रख दिए। आइए उन पर बात करते हैं। जी मुराद सईद भाई ने फरमाया कि बिल आखिर आज फौज के तर्जमान DGISPR ने इकबाल जुर्म कर लिया, यानी पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई। उस इकबाली बयान के बाद फौज की मौजूदा और साबिक क़यादत बशमूल प्रोपेगेंडा सेल ISPR को हमारे हर शहरी और जवान की शहादत की वजह बनने पर सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अक्टूबर 2021 में फौजी क़यादत की जानिब से बहुत कोशिश की गई कि अपने पेश किए मुज़ाकरात के नाम पर आबादकारी के मंसूबे की मंजूरी ले ली जाए और नई जंग की ख्वाहिश का सारा मलबा इमरान खान पर और उसकी हुकूमत पर डाला जाए, लेकिन हमने दलाइल से बात की और वज़ीर आज़म ने आपका मंसूबा मुस्तरद कर दिया। रजीम चेंज के अगले महीने में यानी PDM की हुकूमत मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वेंटिलेटर हुकूमत के बहस के मजाल हुकूमती वज़रा बशमूल वज़ीर दाखिला ने बाहर आकर उस मंसूबे के हक़ में ट्वीट्स किए, बयान दिए और अस्करी सरपरस्ती में अफगानिस्तान वफद भेजा। वफद की खबर मिलते ही 5 सवाल किए कि 80,000 शुहदा की कुर्बानी देने के बाद फिर भी क्यों अमन बर्बाद कर रहे हैं, किस मैंडेट के तहत इस वफद को भेजा गया, बातचीत हो रही है वगैरह वगैरह। और अगस्त 2022 में अफगान से उनको लाने का सिलसिला शुरू होता है। मैं आवाज़ उठाता हूँ, DG साहब आपका ही इदारा फ़ोन करके कहता है स्टे आउट ऑफ इट, यानी जवाब दिया कि 80,000 शुहदा के बाद अपना अमन तबाह नहीं होने दूंगा। आज जिस तरह इंसानी जानों पर आप बयानियाँ बना रहे थे, बिल्कुल उसी तरह आपके इदारे ने प्रेस रिलीज जारी की कि दहशतगर्दी की वापसी की खबर झूठ है। वज़ीर दाखिला ने भी उसको प्रोपेगेंडा करार दिया। मैंने अवामी तहरीक चलाई, मुझे आप ही के इदारे ने फ़ोन किया और 48 घंटे दिए, वापस चले जाएंगे और हैरान कुन तौर पर आपके ज़ेर साया वो सवालात से निकल गए। दीर के पहाड़ों तक पहुंचे थे कि मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी थी। फिर ISPR और ISI का फ़ोन आया कि सवालात से निकल तो गए हैं, अब मुल्क के ठेकेदार तो न बनो, लेकिन मैं अमन का ठेकेदार बना और आखिरी बंदा निकालने तक सड़कों पर रहा। अमन कायम हो गया, मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी गई, ये भी तफसीलन बता चुका हूँ। फिर दोबारा कोशिश की गई और इस दफ़ा साथ ही उनको फैलाया भी जाने लगा जैसे आज हो रहा है। ISPR ISI PR इकट्ठे मुझे रियासत दुश्मन करार देते हुए कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तालिबान गुस्सा, आप गुस्सा, वो उस लिए गुस्सा कि आपने उनको लाने और आबाद करने का वादा कर रखा था। आप उस लिए गुस्सा कि रियासत तो हम हैं, हम नई जंग का फैसला किया है, तो ये कौन है रास्ते में रुकावट बनने वाला। मिन्नत की झोली फैलाई कर इल्तजन की कि न करें, ये हमारे अपने लोग इसका ईंधन बनेंगे, हमारे जवान शहीद होंगे, लेकिन आप नहीं माने। फिर हमने पिंडी में मुजाहरे की कॉल दी और वो देखते ही आपने उनको गाड़ियों में बिठाकर वापस भिजवा दिया और उस अज़म का इहादा किया कि इस दफ़ा लाएंगे, लेकिन पहले आपको ठिकाने लगाएंगे, यानी मुझे मौत मार धमकियाँ दी गई। इस अज़म का इज़हार आपके भाइयों ने भी किया कि बर्फ़ पिघलेगी तो आएंगे और पहले आपका बंदोबस्त करेंगे। यानी 24 अप्रैल 2023 को सवात में CD थाने पर हमला करने वाले उस मकसद से आए थे। मैं नहीं मिला तो मुराद सईद भाई कह रहे हैं कि मुझ पर हमला करने आए थे, लेकिन मुझे पहले ही पता चल चुका था और मैं वहाँ से निकल गया, तो फिर उन्होंने थाने पर हमला किया। यानी मुराद सईद भाई पर भी हमला हो चुका है। वाज़ेह था कि अब जनूबी अजला से उनको लाया जाएगा, लिहाजा मैंने वहाँ अमन तहरीक की कॉल दी और उसके अगले ही रोज़ मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म सादिर हुआ। तब तक नोबाई का फॉल्स फ्लैग्स नहीं हुआ था, तो आपको मैं किस जुर्म में मतलूब था, ये सवाल उठाया। निगरान हुकूमत में जनूबी अजला से उनको आबाद करने का सिलसिला शुरू हुआ। उनको मकामी आबादी के बीचों बीच लाकर बसाया गया। अभी सैलाब के दिनों में जब कौम सैलाब से निपटने मसरूफ थी, उनको बाजोर से काटलिंग और दीर सवात के पहाड़ों पर पहुंचाने का भी काम बखूबी निभाया जा रहा था। ISI मकामी इंतजामिया को उनके रूट्स बताकर उस रात अपने दफ्तर या पुलिस स्टेशन की लाइन्स बंद करके न निकलने का हुक्म देती रही। तफसीलात बहुत हैं, क्या क्या बताऊं। आपकी आज की हवास पाख्ता गुफ्तगू से बैरूनी ताकतों से की गई कमिटमेंट्स का दबाव और ताकत को तूल देने के लिए उन कमिटमेंट्स की जल्द अज जल्द तकमील की झुंझलाहट तो वाज़ेह नजर आ रही है आपकी गुफ्तगू से।
फिर तुम जनाजों पर जज्बाती बयानिए बनाओ, झूठ बोलो मगर मुझ के आंसू बहाओ, मगर ये मेरी कौम तुम्हारी हवस की भीड़ चढ़ते चढ़ते थक चुकी है। ये मेरे लोग तुम्हारी ताकत को दवाम देने के लिए बहुत बलि चढ़ चुके हैं। मेरे हर पाकिस्तानी शेरी, हर जवान का खून तुम्हारे हाथों पर है। मजीद हम गरीबों की बच्चे तुम्हारे जंगों का ईंधन क्यों बने? जिन कदमों से लेकर आए हो उन ही पैरों वापस भिजवा दो, जैसे फैलाया है वैसे समेट लो। बहुत हो गई ये अदाकारियाँ, तुम्हारी अदाकारियाँ अब नहीं चलेंगी। तो नाज़रीन, ये था मुराद सईद का बहुत तवील और लंबा ट्वीट, जिसने सारी तफसीलात बताई कि ये दहशतगर्द कहाँ से लाए, कैसे आए और किस तरीके से इनको बसाया गया। कि हुकूमत इसकी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर एहतजाज करता था मुराद सईद साहब तो उसको भी मौत नहीं दी गई, यानी उनको कहा गया कि इनके लिए रास्ता बनाओ, एहतजाज ना करो। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, यानी जून जुलाई यानी 5वें 7वें महीने की ये बात है। आपसे फिर मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।